पोटेंशियल एनर्जी के एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा माइनस जी m1 m2 बाय r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज होगा k q1 q2 बाय r। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर होता है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का मास तो हमेशा ही क्या रहने वाला, पॉजिटिव, और स्क्वायर जो होता है v का वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा या कम से कम जीरो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव होने वाले। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे। यूनिट इसका जूली होता है, डायमेंशन इसका ml2 t-2 होता है जो कि वर्क का है, वही सेम चीज काम आएगा। ये कैसा क्वांटिटी है अगर ऐसा पूछा जाएगा तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, चूंकि हम लोग मोमेंटम को जानते हैं P = m × v, तो अगर हम इसका यूज करें तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और हो जाएगा। एक तो यही है हाफ mv², दूसरा फॉर्मूला इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो p²/2m हो जाएंगे। एक m ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और एक m नीचे, तो ऊपर में m² v² होगा, तो m² v² का मतलब p² और नीचे में m मतलब p²/2m। ये एक कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बेसिस पे ग्राफ भी बन सकता है। ग्राफ का कॉन्सेप्ट ऐसा है, मैंने आपको पहले शायद बताया हूं कि नहीं, जब भी y = x n हो, ऐसा ये m और n दे देता हूं, तो जब भी ऐसा रिलेशन हो और m और n इक्वल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। m और n में से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो, जैसे कि मान लो कि m छोटा है और n बड़ा है, ठीक है, मतलब डिफरेंट हो, उस सिचुएशंस में वो ग्राफ पैराबोलिक होता है। और अगर एक तरफ पावर नेगेटिव हो जाए तो हाइपरबोलिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा देखेंगे y = x हुआ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने वाला है, y = x² हुआ या x³ हुआ तो ये पैराबोलिक होने वाला है। y = x⁻⁻1 रहा तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ होने वाला है। यही मोस्टली 3 प्रकार के ग्राफ हमको यूज होता है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहे तो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूं। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, वहां पर ले रहा हूं मास को कांस्टेंट, तो यहां पर रिलेशन हो जाएगा k = v²। तो ग्राफ जो होगा कैसा होगा, पैराबोलिक। उसमें भी पैराबोलिक में जिसका पावर कम होता है उसके तरफ ग्राफ झुका हुआ रहता है। पैराबोलिक में कर्व उसके तरफ बेंड रहेगा जिसका पावर कम रहेगा। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ पर किसके तरफ बेंड होगा, y की तरफ। तो अगर k = v² है तो v और k में किसका पावर कम है, k का। तो यहाँ से ओरिजिन से शुरुआत होकर ग्राफ ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पर k और v² का ग्राफ रहे तो k और v² में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर v के जगह v² ले लिए, तो v² पे पावर कितना है, k पे भी पावर 1, तो फिर पावर सेम हो गया। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ ले लिए, तो फॉर्मूला है k = p²/2m। मास को कांस्टेंट लेकर के, मास को ले लिए कांस्टेंट, k = हो गया फिर से p², तो ग्राफ हो जाएगा पैराबोलिक, k के तरफ बेंड हो जाएगा। इसमें अगर एक्सिस मैंने चेंज कर दिया, इस जगह k दे दिया, इस जगह p दे दिया, तो ग्राफ जो है वो ऐसा हो जाएगा, k के तरफ, जिसका पावर कम है उसके तरफ झुक जाएगा। सिमिलरली अगर मैं k वर्सेस मास का ग्राफ बनाऊं तो उसमें मोमेंटम को कांस्टेंट रख लेता हूं, तो हो गया k = m।
और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से के वर्सेस मास का ही ग्राफ बनाता हूं, लेकिन वहां पर मोमेंटम कांस्टेंट की जगह वेलोसिटी कांस्टेंट कह देता हूं। तो फॉर्मूला लग जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो उसमें के प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा m, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये सब वेराइटीज के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही लिख लो इसको, लिख लो टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे इट नेवर बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी नेगेटिव, इट नेवर बी नेगेटिव। या फिर इसी बात को लिख सकते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। वैसे तो मैं पहले बताया था, लेकिन फिर से एक बार बताता हूं, जब भी प्रोपोर्शनल टू ऐसा रहेगा y प्रोपोर्शनल टू x पे पावर n, तो परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन x। ये तब लगेगा जब परसेंटेज लेस देन 10 हो, मतलब एक्चुअली में 5-6% तक, ठीक है। 10% में भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अप्रॉक्स वाला ऑप्शन है कि एग्जैक्ट वाला ऑप्शन। और अगर परसेंटेज बड़ा हो तो परसेंटेज चेंज इन y इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस परसेंटेज इन x पे पावर n माइनस 1 इंटू 100। तो जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है, कह रहा है कि मोमेंटम में 40% का चेंज हुआ, तो काइनेटिक में कैसा बदलाव हुआ। तो रिलेशन क्या है, k प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में बदलाव पूछ रहा है, तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यूज करेंगे। देखिए पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि दूसरा वाला, ये वाला पहला वाला जो है वो अप्रॉक्स फॉर्मूला है और ये एग्जैक्ट है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके हिसाब से 1 प्लस 40% है तो 40 बाय 100 0.4 पे पावर n, n की जगह पे क्या है 2 माइनस 1 इंटू 100। तब ये 1.4 का स्क्वायर 1.96 माइनस 1 इंटू 100, तब ये हो जाएगा 0.96 इंटू 100, तो जाएगा 96%, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई सवाल हो जिसमें मोमेंटम में बोला 2% का ही चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक में, तो फिर काइनेटिक प्रोपोर्शनल टू होता है p स्क्वायर। इसको 2 को 3 कर देता हूं, तो परसेंटेज इन काइनेटिक हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज इन p, मतलब 2 इंटू 3 6%, सीधा सीधा। तो छोटे वाले में कैसे लगाएंगे और बड़े वाले में कैसे लगाएंगे, ये उसका एग्जाम्पल है। तो लिख लेंगे कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम, और उसमें ये पूरी बातें लिखेंगे। कुछ सवाल आपको देता हूं बनाने के लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं।
इसका हो जाएगा 3%, यहाँ पर 69%, यहाँ पर 156%, इस जगह में 50, इधर जो तीन रिलेशन ये स्क्वायर रूट वाले, एक बना के दिखाता हूँ 50 वाला। मोमेंटम में कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कह रहा है 125% का चेंज है, तो मोमेंटम में कितना, तो K प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर है, तो P प्रोपोर्शनल टू रूट K हो जाएगा। तो परसेंटेज इन P इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 125% का 1.25 पावर 1/2 माइनस 1 इंटू 100, तो 1.25, तो ये हो गया 2.25 का 1/2 माइनस 1 इंटू 100, और 2.25 1.5 का स्क्वायर होता है, तो 1.5 माइनस 1 इंटू 100, तो ये जगह 0.5 इंटू 100, तो 50%। तो इस प्रकार से निकालें, ये 300 वाले में निकालेंगे तो आपका आएगा 100%, और इसमें निकालेंगे तो आएगा 300%, नहीं 200%, 200%। इसमें निकालेंगे तो 800%, 3500%, और ये कितना 261। आ गया ये परसेंटेज वाले। नेक्स्ट लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके बारे में लिख लेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये तो जानते ही होंगे आप सब, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखिए, जैसा कि कल मैंने बताया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। अब इसमें सभी प्रकार के वर्क डन आ जाएंगे, वर्क डन इंटरनल प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल। ठीक है, तो एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, यही हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादातर केस में ये जो इंटरनल वर्क डन होता है वो जीरो ही होता है, टोटल इंटरनल वर्क डन। इंटरनल जो नेट फोर्स होता है वो, उसको तो हम हमेशा कभी काउंट करते ही नहीं। तो अगर कोई एक फोर्स किसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा तो दूसरा फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल जो है फोर्स जीरो मान लेते हैं। तो बचा ये तीन, इस तीन में हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं इसे रिप्लेस करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। माइनस लिखना पड़ेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि कंजर्वेटिव वर्क डन है, कंजर्वेटिव वर्क के नेगेटिव वैल्यू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हो गया माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो अपन इसे लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक को लिखता हूं के फाइनल माइनस के इनिशियल। फिर चेंज इन पोटेंशियल को लिखूंगा पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, ठीक है, इक्वल टू हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब ये दोनों फाइनल वाले को साथ में रख लेता हूं, के फाइनल प्लस यू फाइनल। फिर ये दोनों माइनस में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अब ये के फाइनल प्लस यू फाइनल, के प्लस यू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये क्या हो गया मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो इसे मैं फाइनल मैकेनिकल एनर्जी और इसे मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा। तो ये हो गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, तो इसको चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज ऑलवेज वैलिड है। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसमें मान लीजिए कभी ऐसा हो कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाए, मतलब ये कंडीशनल बातें बोल रहा हूं। अभी तक जो चीजें हैं वो नॉन कंडीशनल है, अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगाए है। लेकिन अगर आप कंडीशंस लगाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो और उस सिस्टम में कोई नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन भी ना हो, तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा का चेंज जीरो। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया कंजर्व हो गया। मतलब इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ एक्सटर्नल वर्क डन जीरो हो जाए एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन भी जीरो हो जाए। तो ज्यादातर सवाल इसी ग्रेड में आता है कि दोनों जीरो रहते हैं। एक्सटर्नल वर्क तभी कंसीडर करेंगे जब सिस्टम में हमको एक्सटर्नल फोर्स दिखेगा, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव वर्क तभी कंसीडर करेंगे जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिखेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब मैंने आपको एग्जांपल बताया था 3, जिसमें से अभी ज्यादातर केस में तो आपको एक ही दिखेगा, क्या फ्रिक्शन। तो नॉन कंजर्वेटिव कहीं वर्क दिखा मतलब फोर्स दिखा तो ये बातें आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल वर्क अगर जीरो हुआ, नॉन कंजर्वेटिव वर्क जीरो हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं किया, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में। तो इसे ऐसा बोल सकते हैं m1 इक्वल टू m2, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ तब कंसीडर होगा, कंडीशनल बात है कि नॉन कंडीशनल बात है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी किसी सिचुएशंस में कंजर्व रहेगा। कौन सा सिचुएशन, जब नॉन कंजर्वेटिव वर्क जीरो हो और एक्सटर्नल वर्क जीरो, मतलब इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। मतलब हम लोग जो सवाल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते काइनेटिक पोटेंशियल करते आ रहे हैं, वो सब इसलिए करते आ रहे हैं कि उस सभी सिचुएशन में एक्सटर्नल कोई वर्क डन नहीं होता है और नॉन कंजर्वेटिव कोई वर्क डन नहीं होता। जैसे हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्व करे थे, तो उसमें भी हमने इसलिए करे थे क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को माने ही नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस को मानेंगे तो एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव वर्क है, तो उस सिचुएशन में फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो मतलब अगर कहीं पर हमको नॉन कंजर्वेटिव वर्क कंसीडर करना पड़ जाए और एक्सटर्नल वर्क कंसीडर करना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में एनर्जी कंजर्व रहता है लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। और जब ये दोनों जीरो हो जाए तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी कंजर्व कैसे बोल रहे हैं, देखो एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहता है, एनर्जी हमेशा ही कंजर्व रहता है, चाहे मैकेनिक एक्सटर्नल वर्क रहे नहीं रहे से कोई लेने देना
जो पहले हमने एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट लिखा है वो यूनिवर्सल है, मतलब सभी जगह सभी कंडीशन में रहेगा वैलिड। जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है वो कंडीशनल बात है, और वो कब कंजर्व रहेगा? जब कहीं पर एक्सटर्नल वर्क डन 0 हो जाए और नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन 0 हो जाए, तो उस सिचुएशंस में जो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेंगे। बराबर, ये बात जम गया? तो लिखते पहले ये सब बातें लिख डालो उसके नीचे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नीचे ये सभी बातें। ये जितनी भी बातें मैंने करा हूं ये सब आपके विशेष काम नहीं आने वाले हैं, आपके काम ये दोनों बातें आएगी, आखिरी वाली। बाकी तो वहां तक पहुंचने के रास्ते बता रहा था मैं। इसलिए कल मैंने बोला था कि ये वाला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल, यही मेन बात है लाइन, क्योंकि उसी से फिर वही आया है। लिख लिए? जहां पर ये बातें आप लिखेंगे वहीं पर स्टेटमेंट लिखेंगे। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम remains conserve or constant, remains conserve or constant, remains conserve or constant। अब देखेंगे, लिखेंगे पावर, पी से डिनोट करते इसे। ये होता है वर्क बाय टाइम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी बाय टाइम। अगर बात करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका जूल पर सेकेंड हो जाएंगे। जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। डायमेंशन इसका ml 2 t-1 हो जाएगा, फिर t-3 ml2 t-3 हो जाएंगे। इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस पावर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करेंगे तो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये है dw बाय dt, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। d बाय dt ऑफ वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो f इनटू ds बाय dt, और ये हो गया वेलोसिटी, इसी से लिखा गया f इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पावर को तो फोर्स डॉट वेलोसिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा लग रहा है जिसकी वेलोसिटी सामने की तरफ है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है और उसके बीच का एंगल थीटा हो, तो उस कंडीशन में आप मैग्नीट्यूड में इसे क्या लिख सकते हैं? F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। तो ये सब कोई भी कॉन्सेप्ट पावर में लग सकता है। प्रैक्टिकल जो यूनिट है वह है 1 HP मतलब 746
वाट, ये यूज होगा बहुत बार। और एक चीज और यूज होता है 1 यूनिट एनर्जी, वैसे वो पावर की यूनिट नहीं है, 1 यूनिट एनर्जी। और ये आपको पता है 1 यूनिट एनर्जी का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर, और इसे जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना हो जाता है। तो लिख डालिए ये सब बातें पावर के बारे में। डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन लिखाओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर के ऊपर कुछ सवाल दे देता हूं पहले। फोर्स 2i - 3j प्लस k, वेलोसिटी 6i + j + 5k, पावर निकालना है। वर्क इक्वल टू 4t + 10, पावर निकालना है। वर्क इक्वल टू 40t², पावर निकालना है एट t = 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की, एंगल 53 डिग्री। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की है, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, एंगल 37 डिग्री है। देखो यहाँ पर हो गया कितना, 12 - 3 + 5 14 वाट, और यहाँ पर हो जाएगा 4, इसमें 80 320 120 20 × 10 × cos 53 की 3/5, cos 43 37 4/5 बराबर है। क्वेश्चन लिखेंगे। बोलो 500 kg वाटर, 500 kg वाटर falling per second in a waterfall from 100 meter height, if 70% energy converted to electrical form, then find how many numbers of bulb having power rating 10 watt can glow. How many numbers of bulb having power rating 10 watt can glow? हो सकता है।
देखो एनर्जी पहले कितना हुआ, 500 kg वाटर है, जी की जगह 10 ले लिए, मान लीजिए कितना हाइट से गिर रहा है, 100 मीटर ना, तो ये हो गया एनर्जी। इसका 70% इंटू 70/100, यही कन्वर्ट हो रहे इलेक्ट्रिकल पावर में पर सेकेंड, तो यही हो गया पावर। ये पर सेकेंड है ना, ये जो 500 kg है वो पर सेकेंड है, तो यही जो है वो पावर हो गया। तो पावर के जगह पे आ गया है 5 इंटू 7, 35 हो गया ना, 35 इंटू 10⁻², 4 नहीं ये 2 कट गया, ठीक है, 4 इतना हो गया। तो नंबर ऑफ बल्ब, एक बल्ब का पावर है 10 वाट, तो 4/10 35,000, ठीक है। अगला सवाल, in waterfall 100 kg water falling per second from the height of 100 kg water falling per second from the height of 60 meter. If 30% of energy converted to electrical form, then find the number of bulb can glow having power rating 60 watt. अब देखिए क्वेश्चंस बनाते हैं दूसरे प्रकार के। पहले तो मैं सर्कुलर वर्क पावर को यूज करके जो सवाल दिखता है वो बनाता हूं। ऐसा कर्व है, यहां से एक बॉल जिसका मास 2 kg है, ये हाइट करीब 20 मीटर है, 20 मीटर से यहां आएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो मैंने ऐसा पूछ लिया, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट सी निकालना है। रेडियस इसकी 1 मीटर ही है। नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी, नॉर्मल एट सी निकालना है, ठीक है। मैं बनाता हूं, आप देखो ध्यान से। तो पहली बात तो एनर्जी कंजर्व करेंगे। यहां से जब बॉल यहां पहुंचेगा तो इस जगह की स्पीड √2gh हो जाएगा, जितना हाइट से आ रहा है। कैसे होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ का, ऊपर में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। था हर बार यही रोलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बीटा नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करेंगे जब तक कुछ नहीं बोला जाए, और इसमें कुछ बोला भी नहीं जाता वर्क पावर में रोलिंग कंसिडर करने। तो v² इक्वल टू हो गया 2gh, तो हमेशा v इक्वल टू फॉर्मूला लग जाएगा √2gh, ठीक है। तो √2gh हो गया, तो ये हो जाएगा √2, g की जगह 10 और h की जगह 20, तो ये होगा कितना, 400 ना, 400 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हो गया, तब इस जगह की वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्या करना है, रूट के अंदर 2gr कम कर लेने, ठीक है। r कितना है यहाँ पर 1, तो gr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 2gr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो ये कितना हो गया √380 है। फिर ये कितना हो जाएगा √360 बराबर, ये डायरेक्ट हो गया।
अब वेलोसिटी तो आ गया, यहाँ का नॉर्मल निकालना है। तो देखो आप ध्यान से, इस जगह पे है वजन नीचे की तरफ, mg ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो नॉर्मल माइनस mg की वैल्यू हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, तो नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय r। mg की वैल्यू 2 kg है तो 20 प्लस mv स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर की जगह 400 बाय r की जगह 1, तो कितना हो गया ये 820। ये हो गया नॉर्मल एट ए 820 बराबर। अब नॉर्मल एट बी निकालना है, तो स्पीड पता है वहीं से निकाल लेंगे, या फिर क्या करना है, आपको पता है कि 3 mg का डिफरेंस रहता है। कितने का डिफरेंस रहता है? तो नॉर्मल एट बी 3 mg माइनस कर लेंगे, तो mg की वैल्यू कितनी है, m का वैल्यू 2, तो mg की वैल्यू 20, तो 3 mg की वैल्यू 60, तो 60 माइनस कर लेंगे, 820 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 740। नॉर्मल एट 760, नॉर्मल एट सी, तो और कितना माइनस कर लेंगे 60, तो कितना हो जाएगा 700। ठीक है, बना दीजिए। ये 3 mg माइनस करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। मान लीजिए आप प्रॉपरली सॉल्व करना चाहते तो यहाँ नॉर्मली mv स्क्वायर बाय r, तो नॉर्मल एट b इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, डेटा रखेंगे m की जगह पे 2 kg, v स्क्वायर की जगह पे 380 बाय r की जगह 760। एक सवाल आपको दे रहा हूं बनाने के लिए। 4 kg का ऑब्जेक्ट है, हाइट 10 मीटर है, ये हाइट 1 मीटर है, इसकी रेडियस 2 मीटर है। 2 थोड़ा सा कम हो, यहाँ पर 10 की जगह 30 कर देता हूँ। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, V एट ए, V एट बी, V एट सी निकालना है, नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी, नॉर्मल एट सी निकालना है। देखो इस जगह में अंडर रूट 2gh, जी की जगह 10, h की जगह 30, रूट अंडर 600। तो इस जगह में जो वेलोसिटी हो जाएगी वो रूट अंडर 2gr कम करेंगे, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 2, तो gr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और 2gr की वैल्यू 40 बराबर। तो 40 कम करेंगे यहाँ पर 560 और यहाँ 40 कम करेंगे 520। अब यहाँ का नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट ए इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r, तो मास है 4 kg, तो 40 प्लस 4, v स्क्वायर का मतलब 600 बाय r का मतलब 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 1200 1240। नॉर्मल एट बी 3 mg माइनस कर लेंगे, 3 mg, mg की वैल्यू 40, 3 mg की वैल्यू 120, तो 1240 में से 120 माइनस करेंगे तो 1120 और फिर 120 माइनस करेंगे तो 1000।